एफडी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसपे सब ट्रस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग इक्विटीज या फंड्स में नहीं जाते, सीधा अपने बैंक से एफडी कर लेते हैं। ये सिंपल है, समझ आता है, सालों से चला आ रहा है, सिक्योर है और रिलायबल है। पक्का पक्का पैसा मिलता है हर हालत में। पर 90s में जहां एफडी पे 11 या 12% मिलता था, वो 2000 में जाते जाते 8 या 9% रह गया और आज की डेट में ये 5 या 6% रह गया है। कुछ बैंक हैं जो बड़े अमाउंट रखने पे 7 या 8 तक भी दे देते हैं, पर 1 करोड़ का डिपॉजिट तक एवरेज अभी 5 या 6 ही है। तो क्या होगा आगे? क्या ये रेट गिरते रहेंगे या जैसे 2007-8 में रिसेशन के बाद छलांग मारी थी, वैसे कोरोना के बाद दोबारा एफडी के रेट छलांग मारेंगे? आइए समझते हैं। सरकार चाहती है लोग दबा के लोन लें और बड़े बड़े बिजनेस खड़े करें। दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि लोगों को लोन भी सस्ते रेट पे मिले, जिससे वो ज्यादा खर्च करें। यह करने के लिए सरकार के पास 2 अस्त्र हैं। पहला रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट। हल्का सा कंफ्यूजिंग है, पर अगर 2 मिनट आराम से समझेंगे तो बहुत आसान है। कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। हमारे देश में 2 रुपए की चीज को 2 करोड़ का नाम देने की आदत है। हल्का सा भी कंफ्यूज मत होइए, बहुत ही सिंपल है। 2 शब्दों का मतलब समझना। इंडिया में बैंकों का बैंक है आरबीआई। जैसे हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं और लोन लेते हैं, बैंक भी अपना पैसा जमा करता है और लोन लेता है आरबीआई से। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई आरबीआई से लोन लेते हैं, उसे कहते हैं रिपो रेट। और जब ये बैंक्स आरबीआई में पैसा जमा करवाते हैं, इन्हें जो इंटरेस्ट मिलता है उसे कहते हैं रिवर्स रिपो रेट। यही कहानी है बस। पर इन दोनों अस्त्रों से सरकार इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बदलाव कर सकती है। जब सरकार चाहती है बैंक ज्यादा लोन दें, तो वो बैंक को कम इंटरेस्ट देना शुरू कर देती है, मतलब रिवर्स रिपो रेट कम कर देती है। और बैंकों को आरबीआई का पैसा रखने से बढ़िया लोगों को लोन देने में फायदा मिलता है। जब सरकार चाहती है खर्चा करना और पैसे की जरूरत होती है, तो सरकार रिवर्स रिपो रेट बढ़ा देती है, जिससे बैंक लोन देने की बजाय पैसा आरबीआई में डाल दे। दूसरी तरफ है रिपो रेट, जिस रेट पे आरबीआई बैंक को लोन देती है। जब सरकार चाहती है बैंकों के हाथ में और पैसा आए, तो वो रिपो रेट कम कर देती है, जिससे बैंक सस्ते दरों पे आगे लोन देता है। और जब सरकार चाहती है कि इकोनॉमी में रिस्क खत्म हो और स्टेबिलिटी बढ़े, वो रिपो रेट बढ़ा देती है, जिससे बैंकों को लोन महंगे दर पर मिलते हैं और वो आगे कम लोन देते हैं। अभी आरबीआई ने कोरोना के बाद इकोनॉमी में और पैसा डालने के लिए दोनों रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट में कमी कर दी है, जिससे बैंक के पास कैश बढ़ गया है। साथ ही साथ आम जनता भी कोरोना में इतना खर्चा नहीं कर रही थी और पैसा बैंक में ज्यादा डाल रही थी। इससे बैंक के पास और भी ज्यादा कैश आ गया है। अब इससे प्रॉब्लम हो रही है, बैंकों के पास अब इतना ज्यादा कैश है और उन्हें इतने ज्यादा कैश की जरूरत नहीं है। जब बैंक्स को कैश की जरूरत नहीं है, वो कोशिश करती है कि कम लोग डिपॉजिट करें, इसलिए वो डिपॉजिट करने पे इंटरेस्ट और एफडी पे इंटरेस्ट कम कर देती है। और अभी के लिए यही चलन है। तो इस समय लोन लेने वालों की चांदी हो गई है। बैंक लगातार लोन रेट कम कर रहा है। जो होम लोन 8 या 9% पे मिलता था, अब वो 6 या 7% पे मिल रहा है। और डिपॉजिटर्स की मंदी हो गई है। जहां पहले 6 या 7% का एफडी रेट एवरेज था, अब वो 5 या 6 ही रह गया है। थोड़े छोटे छोटे बैंक्स हैं जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। हमारी पर्सनल सलाह तो ये है कि बड़े बैंकों पे ही ज्यादा भरोसा करें। आजकल बैंक बहुत डूब रहे हैं एनपीए बढ़ने की चक्कर में। 1% के लालच में इतना रिस्क मत लीजिए। पर यह भी नहीं कि बिल्कुल ही सेफ इन्वेस्टमेंट में चले जाएं और 3-4% के रेट में संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि आजकल 4% से ऊपर का इन्फ्लेशन रेट है। अगर आप कोई 4% वाली एफडी पे जाते हैं, तो आपके फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि इन्फ्लेशन रेट से इसका क्या लिंक है। इन्फ्लेशन रेट आम बोलचाल की भाषा में इसे महंगाई कहा जाता है। अगर कोई चीज 100 रुपए की पड़ रही है और इन्फ्लेशन रेट 4% का है, तो वो चीज अगले साल तक 104 की पड़ेगी। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो इन्फ्लेशन रेट भी जरूर चेक करें। थोड़े शॉर्ट टर्म एफडी हैं जो 3-4% देते हैं। मान लीजिए आजकल के हिसाब से 4.06 का इन्फ्लेशन है और कोई एफडी कर ली जिसमें आपको 4 के आसपास ही मिल रहा है। जो इंटरेस्ट आएगा आपको एफडी से, वो इन्फ्लेशन में एडजस्ट होगा। ऊपर से आपको एफडी से जो इंटरेस्ट मिला है, उसको आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो टेक्निकली आपका कुछ फायदा नहीं हुआ और उल्टा आपको इनकम टैक्स अपनी जेब से देना पड़ गया। अभी एक इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट आई है। वैसे ये उम्मीद है कि जब कोरोना खत्म होगा तो लोग बिजनेस एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे और लोन लेंगे। कंज्यूमर्स भी सस्ते लोन का फायदा उठा के ज्यादा महंगी चीजें खरीद सकते हैं। एफडी में बढ़त की उम्मीद तो है, पर कोई लंबी छलांग एक्सपेक्ट करना गलत होगा। इस रिपोर्ट पे एक सलाह और दी गई है। इस समय एफडी के रेट कम हैं, तो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझ सकते हैं। उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको एफडी से बेटर रिटर्न दे सकते हैं। बड़े सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको 10 से 15% तक दे रहे हैं।
पर म्यूचुअल फंड मार्केट के उछाल चढ़ाव से अधीन होता है। अगर मार्केट थोड़ी गिरती है तो आपकी म्यूचुअल फंड के रिटर्न में भी गिरावट आएगी। अगर हम एक स्पेक्ट्रम पे देखें तो म्यूचुअल फंड स्टॉक और एफडी के बीच लाई करता है। एफडी से थोड़ा रिस्की, बट स्टॉक जितना रिस्की नहीं होता। और कुछ एमएफ तो आजकल 20 से 30% तक रिटर्न भी दे रहे हैं। आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर इसको और गहराई से समझ सकते हैं। अगर आपको बहुत ही सेफ ऑप्शन चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी एक ऑप्शन है, जिसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहा जाता है। सरकार को जब पैसा चाहिए होता है तो वो बॉन्ड्स निकालती है। अगर आप लॉन्ग टर्म डिपॉजिट के बारे में सोच रहे हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। ये बहुत सिक्योर होते हैं और अगर आजकल आप 10 साल के लिए बॉन्ड ले रहे हैं तो 6.2% का इंटरेस्ट आपको मिलता है हर साल बिना किसी डर के। आपको क्या इन्वेस्टमेंट सही लगा हमें जरूर बताएं इन दी कमेंट सेक्शन। और काम की बात समझने के लिए फॉलो करते रहें इंडियन बाइट को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।